हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज के अपने अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो है मुद्रा का मूल्य, द वैल्यू ऑफ मनी। इससे पहले कि हम मुद्रा के मूल्यों की चर्चा करें, यहाँ स्पष्ट कर देना उचित है कि ये व्हाट इज मनी या मुद्रा क्या है श्रृंखला की तीसरी वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने देखा मुद्रा क्या है, व्हाट इज मनी, विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा मुद्रा को कैसे परिभाषित किया गया, मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ, समय के साथ साथ मुद्रा का प्रारूप किस प्रकार चेंज हुआ और मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या थे। इन सब बातों की विस्तृत रूप से चर्चा करी गई। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि मुद्रा का मूल्य क्या है। इस वीडियो में जो बातें प्रमुखता से रखी गई हैं वो है सामान्य कीमत स्तर मीन्स द जनरल प्राइस लेवल, परचेजिंग पावर ऑफ मनी जिसको हम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति या मुद्रा का मूल्य, और द रिलेशनशिप बिटवीन जनरल प्राइस लेवल एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा के मूल्य और सामान्य कीमत स्तर में संबंध, और अंत में डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी या मुद्रा के मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, ये जान लेना जरूरी है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के मूल्यों को कैसे परिभाषित किया। यहाँ यदि रॉबर्टसन की बात करें तो उनका मानना है कि द अमाउंट ऑफ थिंग्स इन जनरल विच विल बी गिवन इन एक्सचेंज फॉर अ यूनिट ऑफ मनी इज द वैल्यू ऑफ मनी। उनका मानना यह है कि एक इकाई मुद्रा के बदले जितनी वस्तुएं विनिमय के लिए प्रयुक्त होती हैं वही मुद्रा का मूल्य है। लेकिन यदि अर्थशास्त्रियों की माने तो मुद्रा के मूल्यों की परिभाषा के रूप में वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक का मानना यह है कि मुद्रा का मूल्य उसके एब्सोल्यूट वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। सरल भाषा में कहें तो उनका मानना यह है कि जिस धातु से मुद्रा बनी है उस धातु का मूल्य ही मुद्रा का मूल्य है। दूसरे भाग को यदि माने तो उनका मानना है परचेजिंग पावर ऑफ मनी ही जो है मुद्रा के मूल्य के निर्धारण का आधार होना चाहिए। उनका मानना है कि मुद्रा का मूल्य मुद्रा जितना परचेज कर पाता है उस आधार पर होना चाहिए। अब चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जनरल प्राइस लेवल क्या है। जहाँ तक सामान्य कीमत स्तर की बात करी जाए तो ये हम सबके जीवन से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। सामान्य भाषा में कहें इसको तो इट इज नथिंग बट द पर यूनिट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सामान्य रूप से कहें तो एक वस्तु की प्रति इकाई कीमत ही जो है जनरल प्राइस लेवल है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल जस्ट 200 रुपीज and price of one file folder is 200 rupees। किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत, जैसे यहाँ पे एप्पल के प्रति इकाई मतलब 1 kg की कीमत 200 रुपये, या फाइल फोल्डर के प्रति इकाई एक फाइल फोल्डर की कीमत 200 रुपये है। मीन्स सामान्य कीमत स्तर प्रति इकाई वस्तु का मूल्य ही जो है उसका सामान्य कीमत स्तर है। यदि हम बात करें परचेजिंग पावर ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ मनी का, तो इन जनरल हम कह सकते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज नथिंग बट व्हाट मनी कैन परचेज। मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति क्या है, जो मुद्रा खरीद सकती है, या मुद्रा का मूल्य क्या है, जो मुद्रा खरीद सकती है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए सपोज यहाँ पे 10 पेन है, एक पेन का दाम यदि 10 रुपए है तो वी कैन से दैट 100 रुपीज कैन बाई 10 नंबर ऑफ पेन। मतलब 100 रुपए का जो परचेजिंग पावर है वो 10 नंबर पेन है। यदि कीवी की कीमत 25 रुपए हो, उस 100 रुपए से हम 4 कीवी खरीद सकते हैं। मीन्स दैट कीवी के रूप में उस 100 रुपए का जो परचेजिंग पावर है वो 4 यूनिट ऑफ कीवी है, 4 कीवी की मात्रा। इस तरह से इन दोनों के बीच में यदि संबंधों की बात करी जाए तो यहाँ पे हम देख पाते हैं, हम यदि 25 रुपए पर कीवी का दाम हो तो 100 रुपए में हम 4 कीवी खरीद पाते हैं। लेकिन सपोज किसी कारणवश
अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाने से, जैसे कोविड के समय यह स्पष्ट था कि कीवी जो है शरीर में इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम करता है, तो कीवी की मांग बढ़ गई थी और दाम अचानक से इसका बढ़ गया था। तो सपोज कीवी का दाम बढ़ के 50 रुपये हो जाए, तो उस 100 रुपये में हम कितने कीवी खरीद पाएंगे? केवल 2 कीवी। मीन्स दैट अभी हम 100 रुपये में 4 कीवी, मतलब 100 रुपये का जो परचेजिंग पावर था वो 4 कीवी था। अब वो दाम बढ़ने की वजह से कीवी 100 रुपये का जो परचेजिंग पावर है वो घट करके सिर्फ 2 कीवी रह गया है। अब यदि किसी कारणवश सपोज पैदावार अधिक होने से यदि कीवी का दाम घट करके 20 रुपये हो गया, तो उसी 100 रुपये से हम 5 कीवी खरीद पाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख पाते हैं कि जो जनरल प्राइस लेवल और परचेजिंग पावर ऑफ मनी है के मध्य जो है विपरीत संबंध है। मतलब कीमतें कम है तो परचेजिंग पावर ज्यादा है, कीमतें ज्यादा है तो परचेजिंग पावर कम है। इसी बात को हम स्पष्ट रूप से यदि कहें तो जनरल प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ मनी दोनों जो है घनिष्ठ रूप से संबंधित है, दोनों जो है घनिष्ठ रूप से संबंधित है, लेकिन उन दोनों के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। यदि कीमत स्तर बढ़ जा रहा है तो उस समय द वैल्यू ऑफ मनी विल बी डिक्रीज। मतलब कीमत स्तर बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी या परचेजिंग पावर ऑफ मनी घट जा रहा है, कीमत के घटने से द वैल्यू ऑफ मनी विल बी इंक्रीज, या कीमतों में कमी होने से मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। तो दिस इज द केस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन जनरल प्राइस लेवल एंड द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। उस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा का मूल्य और सामान्य कीमत के मध्य जो है विलोम संबंध पाया जाता है। और जैसा कि हम इस फिगर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, यदि जनरल प्राइस लेवल कम होता है तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाता है। इसी को उल्टा कहें, यदि वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाए तो जनरल प्राइस लेवल कम हो जाएगा। इट मींस बोथ हैव द म्यूचुअली डिपेंडेंट बट दे हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब हम देखेंगे कि मुद्रा का मूल्य निर्धारित कैसे होता है। उस सिलसिले में यदि हम मुद्रा के मूल्य को VM से और कीमत स्तर को हम P से प्रदर्शित करें तो इन दोनों के बीच के संबंधों को हम VM = 1/P से न्यूमेरिकली प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि माना जाता है कि जिस प्रकार वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण होता है उनकी मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा, उसी प्रकार मुद्रा के मूल्य का निर्धारण भी उस बिंदु पर होगा जहाँ पे मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर हो जाए। इस बात को और क्लियर करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि यदि वैल्यू ऑफ मनी VM हो और डिमांड फॉर मनी DM हो और सप्लाई ऑफ मनी SM हो, तो एट दैट टाइम डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, मतलब वैल्यू ऑफ मनी वुड बी इक्वल टू द DM = द SM। मतलब मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति जहाँ पे बराबर हो जाएंगी वहीं पे मुद्रा के मूल्य का, इट मींस परचेजिंग पावर ऑफ मनी या द वैल्यू ऑफ मनी विल बी डिसाइडेड। द थिंग्स इज दिस। इसी बात को थोड़ा और आगे देखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यदि सप्लाई ऑफ मनी को फिक्स कर दिया जाए, बिकॉज इट इज द एक्सोजेनियसली डिसाइडेड इन द मॉडल। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि मौद्रिक अधिकारी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यदि हम सप्लाई ऑफ मनी को फिक्स कर दें, एट दैट टाइम यदि किसी कारणवश डिमांड्स गोइंग टू बी इंक्रीज, यदि डिमांड बढ़ जाता है तो एट दैट टाइम ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड द वैल्यू ऑफ मनी विल बी इंक्रीज, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होने से जो है जो सामान्य कीमत स्तर है वो घट जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज दिस, यदि सप्लाई ऑफ मनी इज फिक्स, यदि मुद्रा की पूर्ति स्थिर हो और मुद्रा की मांगी जाने वाली मात्रा में यदि कमी हो जाए, डिमांड फॉर मनी गोइंग टू बी रिड्यूस, एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ मनी विल आल्सो रिड्यूस एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी विल रिड्यूस द प्राइस लेवल वुड बी इंक्रीज, कीमत स्तर बढ़ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इफ सप्लाई ऑफ मनी इज फिक्स एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ मनी एंड रिड्यूसेस द प्राइस लेवल एंड वाइस वर्सा। इसको हिंदी में कहें तो यदि मुद्रा की पूर्ति अपरिवर्तित हो और मुद्रा की मांग में वृद्धि उसके मूल्य में वृद्धि लाएगी और कीमत स्तर कम हो जाएगा, तथा मुद्रा की मांग में कमी मुद्रा के मूल्य में कमी लाएगी और कीमत स्तर बढ़ जाएगा। तो दिस इज द केस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी। द थिंग्स इज दिस, ये बातें जो है सामान्य बोलचाल की भाषा में यूज की जा सकती हैं, बट थियोरेटिकली
सैद्धांतिक रूप से देखें तो देयर आर द टू थियरी दैट डिस्कस अबाउट द डिमांड्स एंड सप्लाई फोर्सेस इन द लाइन ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो दो सिद्धांत प्रमुख रूप से सामने आते हैं जो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा मुद्रा के मूल्य के निर्धारण की बात करते हैं। पहला है द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। इसमें दो क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी को दो भागों में देखा जाएगा, जिसमें कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच और फिशर अप्रोच इसको कहते हैं, व्यवसायिक लेन देन दृष्टिकोण अथवा फिशर दृष्टिकोण कहते हैं। दूसरा है कैश बैलेंस अप्रोच और कैम्ब्रिज अप्रोच, नगद शेष दृष्टिकोण अथवा कैम्ब्रिज दृष्टिकोण। और यदि दूसरे की बात यदि करी जाए तो इनकम एक्सपेंडिचर थियरी और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थियरी, आय व्यय का सिद्धांत अथवा बचत विनियोग का सिद्धांत। इस तरह से सैद्धांतिक रूप से इनकी चर्चाएं करी जाएंगी। क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो अभी मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं और आगे जो है हम चर्चा करेंगे कि क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी क्या है। फिलहाल अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और एक बार फिर से यू टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।